दोस्तों लोग एसआईपी करते हैं लेकिन बहुत सारी गलती करते हैं। इनसे मिलिए। आ जाओ भाई आ जाओ। पर मंथ कितने की एसआईपी कर रहे हो? 20,000 की। 20,000 की। बहुत गलतियां करी है। इस वीडियो में आप भी देखिए। अगर आप एसआईपी इन्वेस्टर हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना। 15 से 16 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करा है। हंसो मत, वीडियो तुम भी देखना। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि एसआईपी करते वक्त एक इन्वेस्टर को कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए। जो ये मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर लाखों का नुकसान कर रहे हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पिंग करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब हम बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है रनिंग टू मेनी एसआईपीज। 20,000 की एसआईपी कर रहे हैं लेकिन 10 से 15 स्कीम पकड़ लिया है और उसमें एसआईपी कर रहे हैं। भगवान के नाम पे 500, किसी में 1000, किसी में 2000, किसी में 100 रुपया इंडेक्स फंड में चलो इन्वेस्ट कर देते हैं। नहीं, पहले डिसाइड करिए कि भैया कितना इन्वेस्ट करना है। 20,000 इन्वेस्ट करना है तो 4 से 5 स्कीम पकड़िए अपने गोल के हिसाब से। ऐसा नहीं कि 10,000 की एसआईपी है और 15 स्कीम पकड़ लिए, कोई फायदा नहीं है। अगर ओवर डाइवर्सिफाइड एसआईपी करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप जिस भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं एक थीम में पैसा नहीं लगता है। अगर वो थीमेटिक फंड नहीं है तो अलग अलग सेक्टर में निवेश होता है, तो वो ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर के दिमाग में क्या है कि भैया 10,000 की एसआईपी है, एक काम करता हूं सेम कैटेगरी में 10 स्कीम पकड़ लेता हूं और इन्वेस्ट करता हूं, कोई फायदा नहीं है। तो बहुत सारी एसआईपी स्टार्ट करने से ट्रैकिंग में इशू आती है, रिटर्न्स भी आपको ज्यादा नहीं मिलता है। दूसरा जो पॉइंट है, रिलाइंग ऑन बैंक एजेंट एमएफडी रिकमेंडेशन। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर जब फर्स्ट टाइम एसआईपी शुरू करते हैं तो बैंक जाकर वहां से भी एसआईपी शुरू करते हैं, एमएफडी के थ्रू भी एसआईपी शुरू करते हैं बहुत सारे लोग। तो अगर आप एजेंट, बैंक या किसी एमएफडी के थ्रू अपना एसआईपी शुरू करते हैं तो उसमें कमीशन ज्यादा जाता है और नुकसान किसका होता है? हमारा। तो जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करें, थोड़ा सा रिसर्च करें, गोल देखें, स्कीम को सेलेक्ट करें और उसमें एसआईपी करें। क्योंकि अगर आप बैंक और एमएफडी और एजेंट के थ्रू निवेश करेंगे तो लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि उसमें कमीशन एजेंट को भी जाता है, एमएफडी को भी जाता है। तो बैंक वाले एमएफडी और एजेंट ज्यादातर रेगुलर मोड चिपकाते हैं। लेकिन मेरा मानना तो यही है कि रिसर्च करके आपको ऑलवेज डायरेक्ट मोड में निवेश करना चाहिए, जिसमें फीस कम होती है, रिटर्न्स ज्यादा मिलता है। लेकिन सेम स्कीम में अगर आप रेगुलर मोड में निवेश करेंगे, निवेश क्या करेंगे, वो बैंक एजेंट एमएफडी वाले आपको वही मोड सजेस्ट करवाते हैं, क्योंकि उनको कमीशन जाता है। तो कभी भी ब्लाइंडली आपको किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, खुद का रिसर्च जरूर करना चाहिए। अगला पॉइंट है इग्नोरिंग एग्जिट लॉट्स। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि मैं फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हूं, मैंने 20,000 की एसआईपी शुरू कर दी किसी स्कीम में, राइट। 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना, 11 महीने बाद मेरा मोह भंग हो गया, क्योंकि मार्केट में गिरावट चल रही है, राइट। तो मैं सोच रहा हूं कि यार चलो इस स्कीम को बंद कर देता हूं, राइट। तो मैंने बंद कर दिया। लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि यार इस स्कीम में एग्जिट लोड भी था। कितना? 1% से ज्यादा। किसी किसी स्कीम में तो 2% तक एग्जिट लोड लग जाता है अगर आप विद इन ईयर एग्जिट करते हैं। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो गोल और फंड पहले सेलेक्ट कर लीजिए, उसके हिसाब से फंड सेलेक्ट करिए। अगर आप विद इन ईयर एग्जिट करेंगे तो भैया नुकसान ऐसे ही हो रहा है, और 10-11 महीने में एग्जिट करेंगे तो यहां पर एएमसी कंपनी आपको पेनल्टी लगा देती है 1-1.5% की। तो एग्जिट लोड भी जरूर देखना चाहिए। और मेरा मानना तो यही है कि भैया एसआईपी कर रहे हो तो स्मॉल अमाउंट रखिए, लेकिन समय ज्यादा दीजिए। विद इन ईयर 6 मंथ और 2 साल के लिए एसआईपी नहीं होता है। तो बहुत सारे लोग एग्जिट लोड भी इग्नोर कर देते हैं। तो इग्नोर करेंगे तो फिर नुकसान आपका ही होगा। अगला पॉइंट है नॉट हैविंग अ क्लियर ऑब्जेक्टिव। यस, एसआईपी शुरू करने से पहले गोल क्लियर करिए कि भैया ये जो मैं एसआईपी शुरू कर रहा हूं बच्चों की एजुकेशन के लिए, वेल्थ क्रिएट करने के लिए, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, कार खरीदने के लिए, होम खरीदने के लिए, राइट। ये सब प्लान करने के बाद ही एसआईपी सेलेक्ट करिए। बहुत सारे लोग क्या है, एसआईपी करना 5,000 की, काहे लिए नहीं मालूम, बस ऐसे ही
जिस तरह से आपका गोल है उस हिसाब से आपको फंड सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी एक स्कीम नहीं है, बहुत सारी स्कीम है, बहुत टाइप्स के म्यूचुअल फंड होते हैं मार्केट में, राइट। तो गोल जानना बहुत जरूरी है, गोल के हिसाब से इन्वेस्टिंग नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं है। अगला पॉइंट है फोकसिंग ओनली ऑन पास्ट परफॉर्मेंस एंड रेटिंग्स। बहुत सारे लोग पास्ट परफॉर्मेंस और रेटिंग देख लेते हैं, तो भैया मार्केट में आप सबको मालूम है, राइट। तो जब भी आप किसी भी स्कीम में निवेश कर रहे हैं तो रेटिंग पर मत जाइए, पास्ट परफॉर्मेंस में मत जाइए, क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस गारंटी नहीं होता है स्टॉक मार्केट में। तो जब भी स्कीम में निवेश करें तो उसका टॉप 10 होल्डिंग देखिए, अल्फा देखिए, बीटा देखिए, गामा देखिए, सेक्टर देखिए, कौन सा थीम है, कौन सा वो फंड है, उसकी क्या ऑब्जेक्टिव है, ये सब देखकर आपको फंड सेलेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पास्ट परफॉर्मेंस में इसने 20% का रिटर्न दिया है तो चलो निवेश करते हैं, नहीं, निवेश करते हैं भैया अगर एक साल में उसने 20% का रिटर्न दिया है तो कितना रिस्क, ये भी तो देखो। तो लोग उसका रिस्क नहीं देखते हैं, तो जैसा रिस्क वैसा रिवॉर्ड। तो पास्ट परफॉर्मेंस और रेटिंग पर मत जाइएगा, क्योंकि मार्केट में मालूम है ना आजकल बहुत कुछ होता है। तो जब भी स्कीम सेलेक्ट करें पास्ट परफॉर्मेंस और रेटिंग पर ब्लाइंडली आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट है इग्नोरिंग टैक्स इंप्लीकेशंस, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि मैंने इक्विटी म्यूचुअल फंड में 10 लाख का लमसम करा है, राइट। 10 से 11 महीने हो गए, मेरे घर में भैया इमरजेंसी आ गया, पैसे की सख्त जरूरत है, राइट। तो जो मैंने इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश किया था 10 लाख, मुझे 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, राइट। तो 2 लाख का प्रॉफिट हुआ और 10 से 11 महीने में ही मैं उस स्कीम को बंद करने जा रहा हूं। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है भैया, राइट। तो हमें अब यहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना होगा, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या कहता है कि विद इन ईयर अगर आप एग्जिट करेंगे तो 20% का आपको टैक्सेस देना पड़ेगा, किसको, सरकार को। तो भैया 10 लाख मैंने निवेश किया, इस पर टैक्स तो लगेगा नहीं, 2 लाख का मैंने प्रॉफिट करा था और 10 से 11 महीने हुए हैं निवेश करा हुआ, तो 20% अब 2 लाख पर मुझे टैक्सेस देना पड़ेगा सरकार को। कितना हुआ, 40,000, 40,000 रुपीज में सरकार को पे करूंगा। लेकिन वहीं पर मान लीजिए कि 1-2 महीना में वेट करता, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या कहता है, 1 साल से ज्यादा अगर होल्ड करते हैं तो उसको LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा, जिसमें 12.5% टैक्सेस देना है और 1,25,000 तक टैक्स में एग्जम्पशन है। मतलब सरकार बोलती है कि अगर 1 साल से ज्यादा होल्ड कर रहे हो और 1,25,000 1 फाइनेंशियल ईयर में फ्री है, तो भैया 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो 1,25,000 मेरा यहां पर माइनस हो जाएगा। सिर्फ 75,000 पर अब 20% नहीं, सिर्फ 12.5% टैक्सेस देना होगा। तो देख सकते हैं कि थोड़ा सा हमने यहां पर समझदारी दिखाया, 1-2 महीना वेट करके प्रॉफिट बुक करा तो LTCG लग गया, लेकिन विद इन ईयर हमने एग्जिट किया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लग गया, 40,000 सरकार ले गई। लेकिन यहां पर 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, थोड़ा सा वेट किया तो 1,25,000 तक एग्जम्प्ट भी हो गया, और जो रिमेनिंग बचा 75,000 उस पर सिर्फ 12.5% का टैक्सेस लगा, जो कि 9,375 रुपीज बन रहा है। तो जब भी आप निवेश करें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को भी ध्यान में रखकर फंड से विड्रॉल करने के बारे में सोचना चाहिए। वैसे मेरा मानना तो यही है कि जब भी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो लंबे समय के लिए निवेश करिए, शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करेंगे सरकार मलाई ले जाएगी, राइट। अगला पॉइंट है स्टॉपिंग SIP ड्यूरिंग मार्केट डाउनटर्न्स। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग अभी बोल रहे हैं कि यार 2 साल से इक्विटी म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स नहीं बन रहा है। तो अभी देख सकते हैं कि जिस तरह से जियोपॉलिटिकल इशू चल रहा है और मार्केट चलता है सेंटीमेंट पर, लेकिन आप ये जो म्यूचुअल फंड में SIP कर रहे हैं 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 की, ये आपने गोल बना के SIP शुरू करी है। तो अभी 2 साल से अगर मार्केट डाउन टर्न में है तो आपको NAV भी तो ज्यादा मिल रही है। अगर मार्केट हाई था तो मान लीजिए कि आपको 100 NAV मिलती थी मंथली जो आप SIP कर रहे हैं, लेकिन मार्केट नीचे गिर गया है तो मान लीजिए 120, 125 यूनिट भी तो ज्यादा मिल रही है, राइट। तो इसमें आपकी एवरेजिंग हो रही है। तो SIP की ब्यूटी तो यही है कि मार्केट की वोलेटिलिटी में आपकी NAV यहां पर एवरेज आउट हो जा रही है। तो मार्केट क्रैश SIP इन्वेस्टर का दुश्मन नहीं है, दोस्त है। SIP यही तो कहती है कि अगर आप SIP शुरू करोगे तो एक तरह से मैं सेविंग की हैबिट भी डालती हूँ, इन्फ्लेशन को भी बीट करती हूँ और लॉन्ग रन में पैसे को भी ग्रो करवाती हूँ, और जब मार्केट में गिरावट आती है तो एवरेज आउट भी करवाती हूँ। तो गिरावट में SIP को मेरे हिसाब से बंद नहीं करना चाहिए अगर फंड और गोल आपका बिल्कुल
क्लियर है। अगला पॉइंट जो कि मेरा फेवरेट और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट टॉप अप एसआईपी एवरी ईयर। अगर आप 500, 1000, 2000 पर मंथ एसआईपी कर रहे हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें ईयरली 5 to 10 या 15% का टॉप अप जरूर करिए। इससे क्या होगा, आप इन्फ्लेशन को भी बीट कर पाएंगे और लॉन्ग रन में कॉर्पस में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए कि एक इन्वेस्टर है, 5000 की एसआईपी शुरू करी 20 साल के लिए, इसको 12% का रिटर्न मिला, तो 20 साल में ये अराउंड 50 लाख का कॉर्पस हो रहा है, 50 लाख का कॉर्पस बना रहा है। लेकिन वहीं पर इसका दोस्त बी, इसने सेम फंड में 5000 की एसआईपी शुरू करी 20 साल के लिए, इसको भी 12% का रिटर्न मिला, लेकिन 5000 की एसआईपी में ये हर साल 10% का टॉपअप कर दिया, तो 20 साल के बाद इसके पास कितना बताइए, 1 करोड़ 10 लाख का कॉर्पस बन गया। देख सकते हैं ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा। तो टॉपअप की ब्यूटी को समझिए, जिस भी स्कीम में निवेश कर रहे हैं टॉपअप करना नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन देख ही सकते हो यार कि हर साल 5 to 6% बढ़ जा रही है। अगला पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट चूजिंग डायरेक्ट प्लान। इसमें भी बहुत सारे लोग रेगुलर मोड में निवेश करके लाखों का नुकसान करते हैं। अगर आप डायरेक्ट मोड में निवेश करते हैं तो उसमें एक्सपेंस रेशियो, जो फीस लगती है एएमसी को, 1% से कम ही होती है। लेकिन अगर आप रेगुलर मोड में निवेश करेंगे, जो एजेंट और बैंक वाले बताते हैं, उसमें एक्सपेंस रेशियो 1-1.5% से ज्यादा होती है। तो जैसे मान लीजिए 1% ही हम लोग पकड़ते हैं कि चलो भैया 1% ज्यादा है, तो एक बार एग्जांपल से समझिए, तब आपको क्लियर समझ में आएगा कि अरे भैया 12 से 13 लाख का नुकसान हो गया। और कहां नुकसान हुआ, एजेंट ले गए। कैसे, जैसे मान लीजिए कि आपने 10,000 की एसआईपी शुरू करी, कोई टॉपअप नहीं किया, 20 साल में 12% आपको रिटर्न्स मिला, तो अराउंड 1 करोड़ का कॉर्पस बन रहा है डायरेक्ट मोड में। लेकिन यही 10,000 की एसआईपी, राइट, और ये डायरेक्ट नहीं, अब रेगुलर मोड है, और इसमें भैया 12% नहीं 1% ही हम लोग पकड़ते हैं, तो इसमें 11% का रिटर्न्स पकड़ते हैं, क्योंकि 1% यहाँ पर एजेंट और एमएफडी और बैंक वाले कमीशन ले जा रहे हैं। तो इसमें जो 20 साल के बाद कॉर्पस बनेगा 87 लाख, 12 से 13 लाख का चपत लग गया। तो ये जो फीस है शॉर्ट टर्म में आपको समझ में नहीं आती है, लॉन्ग रन में आपको समझ में आएगा कि भैया कॉर्पस में ह्यूज डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो ऑलवेज आपको डायरेक्ट मोड में निवेश करना चाहिए। आप जिस भी स्कीम में निवेश किया है जाकर चेक करिए कि डायरेक्ट मोड है या रेगुलर मोड है। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, राइट। तो ऑलवेज आपको डायरेक्ट मोड में निवेश करना चाहिए। अगला पॉइंट है एसआईपी वर्सेस लमसम। बहुत सारे इन्वेस्टर एसआईपी और लमसम के बारे में समझते नहीं है और रॉन्ग डिसीजन लेके फंड में निवेश कर देते हैं। तो एसआईपी क्या है भैया, अगर आपकी मंथली अर्निंग है तो उसमें से थोड़ा थोड़ा चंक आप डिसाइड करके एएमसी कंपनी को देते हैं, वो आपके पैसे को मैनेज करती है। लेकिन लमसम में क्या है, एक मुश्त पैसा निवेश होता है, जैसे 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। अगर आप किसी स्कीम में निवेश करते हैं और वो भी गलत समय में, तो नुकसान ज्यादा होगा, क्योंकि लमसम करने के लिए मार्केट टाइमिंग, रिस्क एपिटाइट, फंड, ये देखना बहुत जरूरी है। तो एसआईपी और लमसम को मिक्स मत करिए। अगर आप मंथली अर्नर हैं, राइट, तो आपको एसआईपी के थ्रू जाना चाहिए। लमसम कब करना चाहिए, मार्केट में गिरावट, फंड है, इमरजेंसी फंड है और आप डिसिप्लिन मैनर में इन्वेस्टिंग करते हैं, रिस्क ले सकते हैं, फंड सिलेक्शन आता है, मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, तब आप लमसम कर सकते हैं, राइट। तो अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि एसआईपी और लमसम के बारे में। अगला पॉइंट जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग सोचते हैं 15-20 हजार कमाता हूं, आज नहीं, कल से एसआईपी करूंगा, अगले महीने से करूंगा, अगले साल से करूंगा। सोचेंगे, सोचते रह जाएंगे। एक बार जल्दी से एग्जांपल दिखाता हूं ताकि आज ही मूड चेंज हो जाए, आज से ही 1500 की एसआईपी शुरू कर दें। यहाँ पर देख सकते हैं एक इन्वेस्टर है, 25 साल का है, 10,000 की एसआईपी शुरू करा और 60 में रिटायर हो गया, 12% का रिटर्न्स मिला इसको, तो इसको 60 पर 6.4 करोड़ का कॉर्पस बन रहा है। वहीं पर एक बी इन्वेस्टर है, 35 एज में पहुंचता है तब उसको याद आता है उसको, चलो भैया 35 की एज में इसने 10,000 की एसआईपी शुरू करा, इसको भी 12% का रिटर्न्स मिला, तो 60 जब ये रिटायर होगा तो इसके पास 1.9 करोड़, अराउंड 2 करोड़ का कॉर्पस बन रहा है। तो लेट नहीं, जितना जल्दी आप एसआईपी शुरू करेंगे टॉपअप के साथ और होल्ड करेंगे, तभी पावर ऑफ कंपाउंडिंग रंग दिखाती है, राइट। तो सोचिए मत, छोटे से अमाउंट से शुरुआत कर सकते हैं, राइट। अगला पॉइंट है ओवरलैपिंग इन्वेस्टमेंट्स। यस, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग सेम कैटेगरी में, जैसे स्मॉल कैप कैटेगरी है या फ्लेक्सी है या लार्ज है, तो उसी कैटेगरी में 3-3 स्कीम पकड़ लिया है और निवेश कर रहे हैं। नहीं,
15-20 से 25% से ज्यादा, 20 से 25, 20 to 25% से ज्यादा अगर किसी स्कीम में ओवरलैप है तो आपको बचना चाहिए। एक ही कैटेगरी में निवेश करेंगे कोई फायदा है क्या? नहीं। तो गोल बना के कुछ लार्ज, फ्लेक्सी, हाइब्रिड, थीमेटिक, डेट फंड, इस तरह से सिस्टमेटिक ढंग से आपको पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्मॉल कैप कैटेगरी में भैया 5000 की एसआईपी है तो 5 स्कीम पकड़ लिए और उसी में निवेश कर रहे हैं, नहीं, ये गलत अप्रोच है। तो आपको ओवरलैपिंग इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। अगला पॉइंट है लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी निवेश करें तो पूरा पैसा एक बास्केट में नहीं, कुछ इक्विटी, कुछ डेट, कुछ हाइब्रिड, कुछ गोल्ड, कुछ सिल्वर में आपको डाइवर्सिफाइड करके रखना चाहिए। इस पर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि मुझे 10 लाख निवेश करना है, किस तरह से एलोकेशन लेना है, किस किस एसेट में, तो आप लोग कमेंट करिएगा, उस पर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि एक जो आम इन्वेस्टर है किस तरह से एलोकेशन ले सकता है। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि पेनी स्टॉक में निवेश कर रहे हैं, जाके स्मॉल कैप में निवेश कर रहे हैं, पूरा पैसा नहीं, इस तरह से निवेश करेंगे तो फिर आप रिटर्न्स को यहाँ पर मिनिमाइज कर रहे हैं। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए, तभी आप एक सिस्टमेटिक ढंग से रिटर्न्स निकाल पाएंगे इक्विटी मार्केट से। अगला पॉइंट है चूजिंग द रॉन्ग प्लेटफॉर्म, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग एरू गैरू ऐप के साथ एसआईपी शुरू करते हैं, जो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं उन्हीं के साथ आप लोग अपना एसआईपी शुरू करिए। मैं आपको बोलूंगा कि आप जीरोधा का कॉइन इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें जो भी आप स्कीम में निवेश करेंगे रेगुलर मोड में निवेश नहीं होता है, डायरेक्ट मोड में निवेश होगा और उसमें 0% कमीशन है, आपको अलग से कोई भी कमीशन देने की जरूरत नहीं है। तो जीरोधा का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, जाके फ्री में अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर सकती हैं। एक आम इन्वेस्टर भी इस प्लेटफॉर्म पर साइन अप करके 100, 150, 200, 500, 1000 रुपए की अपनी एसआईपी शुरू कर सकता है। तो याद रखिए, आपका पैसा, मेहनत से पैसा कमाते हैं तो ऐसा प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करिएगा जो ट्रस्टवर्दी हो, सेबी द्वारा रजिस्टर्ड हो, राइट। अगला पॉइंट है इन्वेस्टिंग ओनली इन एलएसएस विदाउट अंडरस्टैंडिंग। बहुत सारे लोगों को देखा है कि सर मुझे इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, खास करके ईएलएसएस में टैक्स में रिबेट के लिए। तो भैया इस तरह से नहीं होता है, पूरा पैसा ईएलएसएस में मत इन्वेस्ट करिए, राइट। प्रॉपर टैक्स प्लानिंग करिए, उसके हिसाब से बहुत सारे प्रोडक्ट है मार्केट में, उस हिसाब से एलोकेशन लीजिए। ऐसा नहीं कि 20,000 की एसआईपी है तो पूरा पैसा ही ईएलएसएस इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करें, नहीं, ये गलत अप्रोच है। प्रॉपर टैक्स प्लानिंग करके आपको निवेश करना चाहिए। अगर आपने अलग एसेट में निवेश किया है तब आप ईएलएसएस स्कीम में निवेश कर सकते हैं, लेकिन वही ऐसा नहीं कि पूरा पैसा एक ही कैटेगरी में निवेश करें। अगला पॉइंट है इग्नोरिंग योर रिस्क एपेटाइट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं हूं, मैं स्मॉल कैप में निवेश कर सकता हूं, क्यों कर सकता हूं? क्योंकि मैं रिस्क ले सकता हूं। ये इन्वेस्टर है, ये रिस्क नहीं ले सकता है, तो लार्ज कैप में निवेश करेगा तो अभी मार्केट में गिर रहा है तो इसको 10% का नुकसान हो रहा है और मुझे 25% का नुकसान हो रहा है। मैं दुखी हूं? नहीं दुखी हूं। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही रिस्क देख लिया था कि कितना रिस्क ले सकता हूं, गोल क्या है मेरा, लेकिन ये रिस्क नहीं ले सकता, पहले ही बोला था, इसलिए इसको 10-12% का नुकसान हो रहा है। तो मार्केट में बहुत सारी स्कीम है, सबका रिस्क एपेटाइट अलग अलग है। जब भी निवेश करें रिस्क जरूर देखें। रिस्क कौन बताएगा? आप बताएंगे कितना रिस्क ले सकता हूं, क्योंकि पैसा आपका है तो रिस्क को भी समझिए। रिस्क नहीं समझेंगे दिक्कत होगी, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर रिस्क नहीं देखते हैं और जाकर नुकसान करते हैं। स्मॉल कैप में ज्यादातर निवेश करते हैं क्योंकि रिटर्न इसमें ज्यादा मिलता है, लेकिन स्मॉल कैप में आपको मालूम है कि जब गिरावट आती है तो सबसे ज्यादा इनमें गिरावट भी देखने को मिलती है। एक सांस में बोल दिया मैंने, लेकिन स्मॉल कैप में रिस्क भी ज्यादा रहता है। तो जैसा रिस्क वैसा रिवॉर्ड, तो रिस्क देखते हुए आपको फंड सेलेक्ट करना है। हाइब्रिड में कितना, डेट में कितना, लार्ज में कितना, फ्लेक्स में कितना, मल्टी कैप में कितना, ये सब देखिए। नहीं देखेंगे नुकसान आपका ही होगा, राइट। अगला पॉइंट है गेटिंग अट्रैक्ट टू एनएफओस। मार्केट में एनएफओ आते हैं नए नए, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर आंख बंद करके सब्सक्राइब करते हैं। तो मेरा मानना तो यही है कि मार्केट में हर टाइप के आजकल यार ईटीएफ, इंडेक्स फंड, आपके एक्टिव म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारे कैटेगरी में स्कीम्स मिल जाएंगे, तो उसमें इन्वेस्ट करिए जो ऑलरेडी उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। जो नए एनएफओ आते हैं उसमें रिस्क ज्यादा रहता है, उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। तो जब भी आप नए इन्वेस्टर हैं तो एनएफओ में सब्सक्राइब करने से आपको बचना चाहिए। आपको ऑलवेज जो डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड है उनमें अपने रिस्क के हिसाब से निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए। अगला पॉइंट है इन्वेस्टिंग इन थीमेटिक फंड्स ब्लाइंडली। बहुत सारे लोग सेक्टोरियल थीमेटिक फंड में निवेश करते हैं। कितना पैसा इन्वेस्ट करना है? 5000 पीएसयू में, एआई में, सोलर में, नहीं, इस तरह से निवेश करेंगे नुकसान होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं तो आपको जो डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड है उनमें निवेश करना चाहिए। थीमेटिक और सेक्टोरियल फंड में रिस्क ज्यादा रहता है, क्योंकि पूरा पैसा भैया एक ही सेक्टर में निवेश किया है। अगर मान लीजिए कि वो सेक्टर
टर्न अराउंड में है, 2 साल 3 साल 4 साल कब तक नीचे से रिबाउंड करेगा किसी को नहीं मालूम, राइट। तो अगर आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तभी आपको थीमेटिक सेक्टोरियल फंड और रिस्क ले सकते हैं, तभी आपको सेक्टोरियल थीमेटिक फंड में जंप लगाना चाहिए। लेकिन अगर आपको रिस्क नहीं मालूम तो जो डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड है उन्हीं में निवेश करना चाहिए, राइट। अगर आपने ऑलरेडी अलग अलग स्कीम्स में निवेश किया है तो थीमेटिक फंड में 5 से 10 या 15% रिस्क के हिसाब से ले सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार ये सेक्टर मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है, राइट। अगला पॉइंट है लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोचते हैं। अभी देख सकते हैं कि 1-1.5 साल में मार्केट में हलचल चल रही है तो बहुत सारी एसआईपी बंद हुई है, राइट। तो जो स्मार्ट इन्वेस्टर है वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक समझता है, इसीलिए वो 2-3 साल में डिसीजन नहीं लेता है, वो समय देता है। जैसे मान लीजिए कि आपने 10,000 की एसआईपी शुरू करी, 12% का रिटर्न मिला तो 5 ईयर में ये 8.2 लाख का कॉर्पस बन रहा है। 15 साल यही इन्वेस्टमेंट जारी रखते हैं तो 50 लाख, 50 लाख। सेम इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा समय बढ़ा दिए फिर से हमने 25 ईयर्स तो यही अराउंड 2 करोड़ का कॉर्पस बन गया। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग स्टार्टिंग में समझ में नहीं आती है और स्टार्टिंग में ही चलना बहुत टफ होता है, सारे लोग पैर खींचते हैं, राइट। और 1-2 साल में ही लोग मार्केट से निकल जाते हैं। लेकिन जो डट के चलता जाता है, चलता वही थोड़ा थोड़ा अमाउंट से लाखों का कॉर्पस बना लेता है। तो दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक अपना इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू नहीं किया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, जाके फ्री में अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करिए। 1000-2000 छोटा अमाउंट करिए लेकिन शुरुआत जरूर करिए। जितना सोचेंगे सोचते रह जाएंगे, एक्शन लीजिए। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू।